अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इमेज सेगमेंटेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा था जहाँ पे हमने लाइन और पॉइंट्स के थ्रू इमेज सेगमेंटेशन परफॉर्म की थी। तो आज जस्ट थोड़ी सी इसकी एडिशन है। यहाँ पे हम थ्रेशोल्डिंग बेस्ड इमेज सेगमेंटेशन अप्लाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करती है। थ्रेशोल्डिंग में क्या है कि हम किसी भी वैल्यू को पिक्सल वैल्यू को अपनी बेस बना लेते हैं कि अगर हमारे पिक्सल वैल्यू इस थ्रेशोल्डेड वैल्यू से ऊपर होगा तो हमने उसको 1 करना है या 0 करना है, और सिमिलरली अगर वो उस थ्रेशोल्डिंग वैल्यू से नीचे होगी तो हमने उसको 1 करना है या 0 करना है। तो यहाँ पे गिवन है g of xy दैट इज आवर आउटपुट इमेज 1 इफ f of xy जो भी हम पिक्सल वैल्यू है वो ग्रेटर देन t हो। तो जो भी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे अगर ग्रेटर हो तो हम उस पिक्सल को 1 कर रहे हैं, और अगर इक्वल टू और लेस देन हो तो हम उसको 0 कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ वैल्यू दैट इज कॉल्ड अ थ्रेशोल्डेड वैल्यू, और हम उससे अपने हर पिक्सल को कंपेयर कर रहे हैं और उसको 1 और 0 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्डेड वैल्यू। नाउ इस इमेज को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के जो हैं वो पिक्सल वैल्यूज हैं। ब्लैक है, ग्रे है। तो हमने क्या किया कि मैंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया। लेट्स से मैंने कहा कि 200 से ऊपर वाले जो पिक्सल्स हैं वो 0 रहें और उसके अलावा जितने भी पिक्सल्स हैं वो 1 हो जाए। तो क्या हुआ कि जो भी पिक्सल्स 200 से नीचे थे वो 1 हो गए, वो ऑटोमेटिकली वाइट हो गए, और जो भी पिक्सल्स 200 अबव थे वो ऑन रहे, ब्लैक रहे। तो हमारे पास जो थ्रेशोल्डेड इमेज है वो इस तरह की आ गई। नाउ अब इसमें ये होता है कि हम अपने जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसको केयरफुली सिलेक्ट करना होता है। अगर आप उसको बहुत थोड़ा रख देंगे तो आपके पास जो डिटेल्स हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आपके पास जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा ऐड होने लग जाएगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है दैट इज़ हिट एंड ट्राई। आप जस्ट ट्राई करते रहते हैं और जहाँ पे भी आपको लगता है कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग योर मैक्सिमम और बेस्ट आउटपुट, आप उस पॉइंट को थ्रेशोल्डेड वैल्यू सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग का। बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज, partition the image histogram using a single global threshold. The success of this technique very strongly depends on how well the histogram can be partitioned. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी हिस्टोग्राम आया आता है हम उसको पार्टीशन कर लेते हैं, राइट। तो हमने करना क्या है, इसमें जो बेसिक थ्रेशोल्ड वैल्यू है t वो कैलकुलेट करनी है। कैसे? सेलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट फॉर t को हमने इनिशियली एस्टिमेट करना है, लाइक हमने सपोज कर देना है, ठीक है। सेगमेंट द इमेज यूजिंग टी टू प्रोड्यूस। अब ये टी कैसे होता है, सॉरी, कि हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रे लेवल इमेज के अंदर जो भी पिक्सल्स होते हैं उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज मेरे पास 4x4 की इमेज है, तो जितने भी पिक्सल्स हैं उनको ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय 16 करूंगा, तो वो मेरे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी, और उसको मैं सेट कर लूँगा अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ। Segment the image using T to produce two groups of pixels. G1 consisting of pixels with gray levels greater than T, and G2 that are less than or equals to T. Now again हमने क्या करना है, compute the average gray levels of pixels in G1 जो कि हमारे पास आएगा mu1, और G2 का जो ग्रुप है उसके अंदर हमने दोबारा से एवरेज कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी mu2, ठीक है। इनिशियली हमने क्या किया, हमारे पास एक गिवन इमेज थी, हमने उसकी एक एवरेज कैलकुलेट कर ली। 4x4 की इमेज थी, हमने हर पिक्सल को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 16 किया,
तो हमारे पास वो एक एवरेज आ गई और हमने कहा कि दिस इज़ आवर थ्रेशोल्ड। देन उस थ्रेशोल्ड की बेस पे हमने अपने इमेज को क्या किया, सेगमेंट किया। तो सेगमेंटेशन के बाद जो भी पिक्सेल्स टी से ग्रेटर थे वो एक साइड पे आ गए, जो टी से लेस और इक्वल थे वो दूसरी साइड पे आ गए। तो हमने ग्रेटर देन वाले पिक्सेल्स को कहा दैट बिलोंग्स टू G1 एंड लेस देन और इक्वल वाले पिक्सल को कहा दैट बिलोंग्स टू G2। नाउ G1 और G2 हमारे पास आ गया। हमने दोनों की अगेन एवरेजेस कैलकुलेट की। G1 की जो एवरेज आई उसको हमने कह दिया μ1 और G2 की जो एवरेज आई उसको हमने कह दिया μ2। नाउ हमने अब क्या करना है, थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करनी है। अगेन t इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये अब हमारे पास अगेन t आ गई, दोबारा से एक न्यू t आ गई। अब हमने इस t को दोबारा से यूज़ करना है कि हम ग्रुप बनाते जाएंगे मज़ीद, और हमारा जो t है हर बार अपडेट होता रहेगा। तो ये हमारे पास एक होता है ग्लोबल थ्रेशोल्ड, कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो हर बार हर ग्रुप के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रह रहा। दिस एल्गोरिथम वर्क्स वेरी वेल फॉर फाइंडिंग थ्रेशोल्ड्स व्हेन द हिस्टोग्राम इज सूटेबल। यहाँ पे अगेन जब आपका अब इस जो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग एल्गोरिथम है इसके थ्रू सेगमेंटेशन आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका जो हिस्टोग्राम है वो बहुत ही इक्वल टाइप का बन रहा होगा, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये इमेज था, इसका हिस्टोग्राम इस तरह से बन रहा है, तो जब हम इसको सेगमेंट करेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। जो शेड्स आ रहे थे, जो जिसको आप कह सकते हैं शेडोज, वो ख़त्म हो गए, राइट। नाउ दिस वाज योर इमेज। जब हमने इसको सेगमेंट किया तो ये इस तरह की आ गई, जो हिस्टोग्राम था वो बहुत हाई हो गया। सिंगल वैल्यू थ्रेशोल्डिंग ओनली वर्क्स फॉर बाई मॉडल हिस्टोग्राम्स, जहाँ पे जस्ट एक हिस्टोग्राम हो लाइक दिस वन। यहाँ पे हमारी जो सिंगल वैल्यू थ्रेशोल्ड है वो अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आपके पास हिस्टोग्राम में मल्टी मॉडल्स हों, वहाँ पे डिफरेंट आपके टॉप्स बन रही हों, आपकी पीक्स बन रही हों, तो वहाँ पे हमारी जो सिंगल वैल्यू थ्रेशोल्ड है वो सही काम नहीं करती और हमें फिर जो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग है उसकी तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक वो है एल्गोरिदम है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, आपने चेक करना है कि आपकी जो बॉटल्स हैं वो फुली फिल्ड हैं या नहीं हैं। लाइक यहाँ पे 5 बॉटल्स शो हुई हैं जिसमें से 4 जो हैं वो फुली फिल्ड हैं, एक जो है वो हाफ फिल्ड है। तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जो सिंगल वैल्यू थ्रेशोल्डिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीक्स डिफरेंट बन रही हैं यहाँ पे। तो हम इसके ऊपर अगर ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर देंगे तो ये सूटेबल रहेगा हमारे लिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगल वैल्यू थ्रेशोल्डिंग की, जिसको हम यूज़ करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बेसिक अडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग है an approach to handle situations in which single value threshold will not work is to divide an image into sub images and threshold these individually। ये बेसिकली वही ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग का ही कंसेप्ट है कि हम अपने इमेज को सब इमेजेस में डिवाइड करते रहते हैं और फिर उनका इंडिविजुअली जो थ्रेशोल्ड है वो सेलेक्ट करते रहते हैं। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ फॉर ईच पिक्सल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन विद इन एन इमेज, this technique is said to be adaptive। The image below shows an example of using adaptive thresholding with the image shown previously। अब ये हमारे पास इमेज थी और जब हमने इसके ऊपर अडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की तो इसकी आउटपुट इस तरह की आई। क्यों? क्योंकि जब इन पिक्सेल्स को हम कर रहे थे सेगमेंट, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू थी वो
1 पिक्सल्स में या उस रेंज में आ रही थी जहाँ पे हमने पिक्सल्स को ब्लैक करना था। ठीक है, तो ये सक्सेस भी हो सकती है और इसमें आपकी जो टेक्निक है वो फेल भी हो सकती है। अगेन सेगमेंटेशन का जितना भी कंसेप्ट है ये आपका अप्लाई होता है तब जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही टेक्निक डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर फिट आए। आपको सेगमेंटेशन के लिए एक्सटेंसिव किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर जाके आपकी जो वैल्यूज़ हैं थ्रेशोल्डिंग वैल्यूज़ वो सेट होती हैं। राइट, तो यहाँ बस यही इतना ही कंसेप्ट है सेगमेंटेशन का। और सेगमेंटेशन के कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस तरह से करनी है या आपने ये वैल्यू रखनी है। ये बेसिकली प्योरली हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपने रिजल्ट्स लेते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अपने रिजल्ट्स की बेस पे आप अपनी थ्रेशोल्डिंग की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। और आप फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद जिस भी पॉइंट पे, जिस भी थ्रेशोल्डेड वैल्यू पे आपकी आउटपुट सबसे हाईएस्ट या एक्यूरेट आ रही होती है आप उसको बेस बना लेते हैं। और अगेन मैं ये कहूँगा कि आपकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज हो सकता है कि आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो या एक दो इमेजेस के ऊपर सही काम कर रही हो, लेकिन ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है कि अगर आपकी एक इमेज के ऊपर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू काम कर रही है अच्छे से तो वो सब इमेजेस के ऊपर सेम परफॉर्म करेगी। राइट, तो सेगमेंटेशन में जस्ट इतना ही था। अभी हम देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ डेटा कंप्रेशन। अब डेटा कंप्रेशन में हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं, लॉसलेस मेथड्स और लॉसी मेथड्स। लॉसलेस मेथड्स में हम जो भी कंप्रेशन करते हैं वो टेक्स्ट होता है या फिर हमारे पास प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम भी बेसिकली टेक्स्ट ही होते हैं। और लॉसी मेथड में हमारे पास इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं और ऑडियो होती हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट और प्रोग्राम में हम अपनी इंफॉर्मेशन को लूज़ नहीं कर सकते कंप्रेशन के दौरान, क्योंकि अगर मेरे पास एक नाम है, लाइक इंतमाम नाम है, और मैं इसको कंप्रेस करते वक्त इसका कोई भी लेटर रिमूव कर देता हूँ या मेरा एल्गोरिथम उसको रिमूव कर देता है तो हम इंफॉर्मेशन को सही तरह से आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बट अगर मेरे पास वही मेरी एक इमेज है और मैं उसका साइज़ कम कर देता हूँ तो हो सकता है कि उसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, लेकिन ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी रहेगी हमारी इमेज के अंदर। तो हम डेटा लॉस जो है वो इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज में तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा को लूज़ कर देंगे तो हमारा जो मकसद है वो फुलफिल नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट लॉसलेस मेथड्स देखेंगे जो कि टेक्स्ट और प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर फर्दर 3 मेथड्स हैं, रन लेंथ, हफमैन और एलजी मेथड, लैम्पेल्सिव। सो लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है? इन लॉसलेस डेटा कंप्रेशन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज प्रिजर्व्ड। हम अपने डेटा की जो इंटीग्रिटी होती है उसको कभी भी चेंज नहीं करते। द ओरिजिनल डेटा एंड डेटा आफ्टर कंप्रेशन एंड decompression are exactly the same because the compression and decompression algorithms are exactly the inverse of each other। हम जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्रेशन या डिकम्प्रेशन करते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और इसमें 3 तरह के एल्गोरिथम्स हैं, रन लेंथ है, हफमैन है और लैम्पेल्सिव या एलजी इनकोडिंग भी है, जिसको हम डिक्शनरी बेस्ड इनकोडिंग भी कहते हैं। नाउ run length encoding, it does not need knowledge of the frequency of occurrence of symbols and can be very efficient if data are represented as zeros and ones। For example,
हमारे पास ये डेटा गिवन है, लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जस्ट अक्रेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास रिपीट टाइम्स कोई भी लेटर आ रहा है, ठीक, तो मेरे पास ये बी आ रहा है, तो मैंने कहा बी, और फिर कितनी दफ़ा आ रहा है मैंने वो लिख दिया कि बी हमारे पास 9 टाइम्स आया है। देन मैंने ए का लिख दिया, ए कितनी दफ़ा आ रहा है, ए 16 टाइम्स आ रहा है। एन का लिख दिया, एन कितनी दफ़ा आ रहा है, एन जस्ट 1 टाइम आ रहा है। एम का लिख दिया, एम कितनी दफ़ा आ रहा है, एम 10 टाइम आ रहा है। दैट्स इट। हमने ओरिजिनल डेटा को कंप्रेस कर दिया इन अ स्मॉलर वे, जिसका साइज़ बहुत कम होगा। इसको अगर हम ट्रांसमिट करना चाहें तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल डेटा। अब अगेन ये बेसिक एक इसका एल्गोरिदम है, बेसिक कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम देखते हैं कि कौन सा सिंबल या कौन सा लेटर या कौन सी बिट हमारे पास फ्रीक्वेंटली आ रही है। सपोज हमारे पास ये एक डेटा है, ओरिजिनल डेटा, राइट। हमने इसमें देखना है, हमने इसको सपोज कंप्रेस करना है, तो हमने देखा कि इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो मोर फ्रिक्वेंटली आ रही हैं। द एग्जाम्पल ओनली इन कोड ज़ीरोज़ बिटवीन वंस। तो हमने क्या करना है, हम जस्ट ज़ीरोज़ को इनकोड करेंगे और वन को एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमने लिखा, हमने देखा यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास 14 ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने 14 की बाइनरी लिख दी, दैट इज़ 1110। तो 14 की बाइनरी आ गई। दैट मीन्स कि जब ये 4 बिट्स हमारे पास डीकम्प्रेस होगी तो 14 बनेगा। तो इसका ये मतलब होगा कि हमने 14 ज़ीरोज़ डालने हैं, और इन 14 ज़ीरोज़ के बाद अंडरस्टूड है कि एक 1 आएगा, क्योंकि अगर 1 ना आता तो मैं आगे वाली ज़ीरोज़ को भी काउंट करके उनकी बाइनरी लिखता, ठीक है। तो 14 ज़ीरोज़ आ गई, आगे 1 आ गया। नाउ अगेन अब ये 1 आ गया और ये 14 ज़ीरोज़ ये हमने कंप्रेस कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो हमने 4 की बाइनरी लिख दी। जब डीकम्प्रेस होंगी तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, और अंडरस्टूड है कि इसके आगे कोई अगर टर्म है तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में 1 आ जाएगा। अगेन ये कंप्रेस हो गया। अब इसके बाद दोबारा 1 है, दैट मीन्स इन दोनों के दरमियान में कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो हम 0 की बाइनरी लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने 12 की बाइनरी लिख दी, तो इसके आगे 12 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब आगे कोई और टर्म है नहीं है, तो दैट मीन्स हम आगे 1 नहीं लगाएंगे। तो दैट्स इट। हमारे पास ये डेटा था, हमने इसको बिट्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और इन दो वंस के दरमियान में ज़ीरो नहीं है कोई भी, तो हमने जस्ट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो डाल दिए कि यहाँ इसके बाद जो 1 आएगा उसके बाद 0 ज़ीरोज़ हैं, और फिर दोबारा एक 1 है, फिर हमारे पास 12 ज़ीरोज़ हैं। तो इस तरह से हम अपनी बिट्स को देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि कौन सी बिट फ्रीक्वेंट है, और उन फ्रीक्वेंट सैम्बल्स को, उन फ्रीक्वेंट लेटर्स को, बिट्स को हम जस्ट कंप्रेस कर देते हैं। देन हमारे पास आता है हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग में क्या होता है, यू असाइन शॉर्टर कोड्स टू द सैम्बल्स दैट occur more frequently and longer codes to those that occur less frequently। जो भी हमारे पास चीज़ें फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं हम उनको शॉर्टर कोड्स देते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही होती हम उनको लॉन्गर कोड्स देते हैं। तो सपोज हमारे पास ये ABCDE करैक्टर्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, कि आप किस लिमिट को कहते हैं कि ये मेरे पास
लेस फ्रीक्वेंटली आ रही हैं और किस लिमिट को कहते हैं, ये हमारे पास मोर फ्रीक्वेंटली आ रही हैं, राइट। मैं कहता हूँ कि जो 20 से कम है दैट इज़ लेस फ्रीक्वेंटली, और जो 20 से ज़्यादा है दैट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली। तो मैंने जस्ट एक लिमिट लगा दी कि ये वाली चीज़ें मेरी लेस फ्रीक्वेंट हैं, ये वाली चीज़ें मेरी मोर फ्रीक्वेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अपना जो है ट्री जनरेट करेंगे। सबसे लोएस्ट वाले सबसे पहले ऐड होंगे, 12 + 12 ऐड हुए 24, फिर 24 के साथ 17 ऐड हुआ 41। ये मेरे पास एक पार्ट बन गया दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंट। फिर 27 और 32 ऐड हुए दैट बिकम्स 59। फिर हमने एट द एंड दोनों को ऐड कर दिया दैट बिकम्स 100। नाउ अब ये मेरे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन गया, सॉरी कंप्लीट ट्री बन गया। नाउ अब मैं अगर इसको बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इसके साथ हर हेड के साथ 0 1 की बिट आएगी। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दिस हेड इसके साथ 0 1, इसके साथ 0 1, इसके साथ 0 एंड 1। तो हमने जस्ट उसको असाइन कर दी वैल्यूज हर वर्टेक्स को। तो ये 0 1 हो गया, इसके बाद ये 0 1 हो गया, इसके बाद ये 0 1 हो गया, इसके बाद ये 0 1 हो गया। अब क्या करना है, हमने जो भी पाथ बन रहे हैं हमारे लेटर्स तक, हम उस पाथ को देखेंगे। सो ए तक हमारा पाथ बन रहा है 0 0, बी तक हमारा पाथ बन रहा है 0 1 0, सी तक हमारा पाथ बन रहा है 0 1 1, डी तक हमारा पाथ बन रहा है 1 0, ई तक हमारा पाथ बन रहा है 1 1। तो अब ये हमारे पास कोड्स आ गए हैं अगेंस्ट ईच लेटर। हम इनको यूज करते हुए किसी भी इनपुट को कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आई, सबसे पहले ई आया, तो ई का कोड है 1 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 आ गया। देन ए आया, ए का कोड है 0 0, हमारे पास 0 0 आ गया। फिर ई आया, ई का कोड है 1 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 आ गया। फिर बी आया, बी का कोड है 0 1 0, तो 1 1 के बाद आ गया 0 1 0। देन वी हैव ए, ए इज 0 0, तो 0 1 0 के बाद 0 0 आ गया। अगेन ई आया, ई इज 1 1, तो हमारे पास 1 1 आ गया। सी आया, सी इज 0 1 1, तो 1 1 के बाद 0 1 1 आ गया। देन डी, डी इज 1 0, तो 0 1 1 के बाद 1 0 आ गया। देन अगेन ई, ई इज 1 1, तो 0 1 1 के बाद 1 1 0 के बाद 1 1 आ गया। एंड एट द एंड इस ए, ए इज 0 0, और सबसे एंड पे हमारे पास ए आ गया। तो अब हमने अपनी जो स्ट्रिंग थी, जो भी हमारी इनपुट थी, उसको इनकोड किया यूजिंग आवर कोड्स व्हिच वर जनरेटेड यूजिंग दिस ट्री, और हमारे पास हफमैन कोड आ गया ये। अब जब हम इसको अगेन डिकोड करेंगे तो हम सेम टेबल यूज करेंगे डिकोड करने के लिए। तो 1 1 आया, 1 1 इज ई, तो ई डिकोड हो गया। 0 0 आया, 0 0 इज व्हाट, ए, ए आ गया। 1 1 आया, 1 1 इज ई, अगेन ई आ गया। देन 1 1 0 आया, सॉरी 0 1 0 आया, 0 1 0 इज बी, तो हमारे पास बी आ गया। तो जिस तरह से हमने इसको इनकोड किया था वैसे ही हम इसको डिकोड कर रहे हैं। कंप्रेस किया था, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो एक्चुअली कंप्रेस नहीं हो रहा, तो हम इसको इनकोडिंग और डिकोडिंग कह रहे हैं, बिकॉज वी आर जस्ट शिफ्टिंग आवर डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर यूजिंग एंड मेंटेनिंग द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ताकि हम हमारा जो डेटा है वो भी ट्रांसफ़र हो जाए और उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी प्रिजर्व्ड रहे। There is no ambiguity in encoding. The receiver can decode the received data without ambiguity. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोड्स होते हैं वो डिफाइंड हैं। जिस कोड से हमने उसको इनकोड किया है उसी कोड से हम उसको डिकोड करेंगे। द हफमैन कोड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस कोड। क्यों? क्योंकि द डिकोडर कैन unambiguously
encode the bits instantaneously with the minimum number of bits. तो जब हम अपने इंफॉर्मेशन के साथ जो कोड्स हमने जनरेट किए हैं वो भी ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा जो इनकोडेड कोड है वो डिकोड हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली। देन हमारे पास LZ इनकोडिंग आ जाती है। LZ encoding basically dictionary based encoding है। The idea is to create a dictionary of strings used during the communication session. अब यहाँ पे जो सबसे मेन कंसेप्ट है वो ये है, the compression algorithm extracts the smallest substring that cannot be found in the dictionary from the remaining non-compressed string. तो हमारे पास जो भी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होती है हम उसको ट्राई करते हैं कि पिछले किसी कम्बिनेशन के साथ मर्ज करके अटैच कर दें। ठीक है, तो हम अपनी जो भी स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग होती है उसको कंप्रेस कर देते हैं सो दैट अगर वो सब स्ट्रिंग दोबारा आए तो हम उसकी जगह पे जस्ट अपना कोड लिखते हैं, हम उसको दोबारा से डिफाइन ना करना पड़े। ये हमारे पास एक डेटा आया BAA, BA, BBB, AA, टेट्रा B, AA। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग आई B। तो B पहले से डिफाइंड नहीं है, हमने इसको फर्स्ट इंडेक्स पे रख दिया। हमारे पास इनपुट आई A। तो A भी हमारे पास डिफाइंड नहीं है, हमने इसको सेकंड इंडेक्स पे रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है A और B और हमारे पास A भी है B भी है। नाउ अप टू यू कि आप इसको करें, A को रिप्रेजेंट करें या B को रिप्रेजेंट करें। मैं इसको कर रहा हूँ 2B। 2B मीन्स 2 पे हमारे पास A पड़ा है और यहाँ पे B आ रहा है। आप इसको A1 भी कर सकते थे कि A आए और B हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो A1 भी ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसको 2B किया गया है कि बिकॉज आगे वाली जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें ये फिर BA या 2B का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपको समझाने में। तो B आया, अनडिफाइंड था, हमने उसको न्यू इंडेक्स एलोकेट कर दिया। A आया, अनडिफाइंड था, हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ उसको मर्ज नहीं कर सकते तो हमने उसको इंडेक्स असाइन कर दिया। नाउ A और B आया, अब हमारे पास A भी डिफाइंड है B भी डिफाइंड है। तो आपकी मर्जी है कि आप A की जगह पे इसका इंडेक्स लिख के, A का जो भी इंडेक्स है वो लिख के B को उसके साथ मर्ज करवाएं या B का इंडेक्स लिख के A के साथ मर्ज करवाएं। अब यहाँ पे A का इंडेक्स लिखा हुआ है दैट इज 2, तो ये बन गया 2B। और अगर आप B का इंडेक्स यूज़ करते हैं तो B का इंडेक्स है 1, तो ये बन जाता है A1। यहाँ पे 2B भी आ सकता है और A1 भी आ सकता है, अप टू यू आपने किस तरह से इसकी इनकोडिंग करनी है। देन हमारे पास आया ABB। अब A भी हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, कहाँ पे, थर्ड इंडेक्स पे। तो मैंने लिख दिया 3 AB के लिए, तो मैंने लिख दिया 3 और इसके साथ आ गया B, तो यहाँ पे आ गया B। देन हमारे पास आया BA, राइट। तो B मेरे पास डिफाइंड है फर्स्ट इंडेक्स पे और इसके साथ हमने अटैच कर दिया 1, तो 1A बन गया। देन हमारे पास आया ABBB। तो ABB हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड था 4 पे और इसके साथ हमने जस्ट एक ऐड कर दिया B, तो ये बन गया 4B। देन हमारे पास आया BAA। तो BA हमारे पास डिफाइंड है 5 पे और इसके साथ हमने ऐड कर दिया A, तो ये बन गया 5A। तो जो टोटल डेटा था हमारे पास वो एंड पे कंप्रेस होके ये रह गया। ये हमारे पास मिनिमल फॉर्म है। अब अगेन जब हम इसको डीकम्प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आएगा B हमारे पास आ गया यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ आ गया। फिर A हमारे पास न्यू इंडेक्स में था तो ये आ गया A। फिर हमने करना है 2B। तो 2B मीन्स 2 इंडेक्स पे जो भी चीज़ है वो आएगी इसके साथ
टू इंडेक्स पे हमारे पास ए है तो ए और बी आ गया। अगेन 3b, तो 3 इंडेक्स पे हमारे पास ए बी है, उसके साथ बी लग जाएगा तो यहाँ पे आ गया ए डबल बी। देन है 1a, तो 1 इंडेक्स पे जो भी है बी उसके साथ ए लग जाएगा, दैट इज बी ए। देन 4b, 4 इंडेक्स पे हमारे पास जो भी चीज़ है उसके साथ ऐड हो जाएगा b, तो ए डबल बी था और उसके साथ ऐड हो गया b। देन हमारे पास आ गया 5a, 5 पे जो भी चीज़ है उसके साथ a ऐड हो जाएगा b डबल ए। तो हमारे पास जो डेटा है वो रिट्रीव हो गया यूजिंग एलजी डिकोडिंग, राइट। तो दैट्स इट, हमने जस्ट यही पढ़ना था। जो लॉजिक कंप्रेशन मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है दे कैन आस्क मी ऑन ईमेल एंड आई विल ट्राई कि मैं आपकी जो क्यूरीज हैं उनको जल्द से जल्द एड्रेस करूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।